पिछले कुछ वीडियो में हम लोग किरचॉफ का नियम और परिपथ से संबंधित किरचॉफ का नियम, किरचॉफ के नियम का अनुप्रयोग एक व्हीटस्टोन ब्रिज इसमें देखे। फिर व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रायोगिक जो मशीन था, जो प्रायोगिक युक्ति था, यंत्र था, मीटर ब्रिज, उसको देखे। अब हम इसी चीज को बढ़ाते हुए एक अगले डिवाइस के बारे में, एक अगले यंत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, युक्ति के बारे में, जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर, हिंदी में बोलेंगे विभव मापी। विभव मापी बहुत ही उपयोगी यंत्र है मापने के लिए। प्रयोगशाला में, लैब में हम लोग इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है इसे। हम लोग अभी जो पढ़ेंगे इसमें जो भी बहुत सारे यूज है, हम लोग के सिलेबस में हम लोग खुद इसमें देखेंगे कि विभव मापी का प्रयोग किसी सेल के ईएमएफ को जानने में किया जा सकता है या किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को जानने में किया जा सकता है। और भी बहुत सारे प्रयोग है जो हम लोग के सिलेबस में, यही दोनों है। जब हम ईएमएफ की तुलना करेंगे तो हम एक सेल का ईएमएफ भी निकाल सकते हैं। अगर हम उस दो, जैसे हम अगर इससे दो सेल के ईएमएफ का तुलना करेंगे, उसमें से अगर एक सेल का ईएमएफ पता हो तो दूसरे सेल का ईएमएफ ज्ञात भी किया जा सकता है। तो देख सकते हैं कि मापने में इसका बहुत बड़ा रोल है, सेल का ईएमएफ और सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इसको अब हम लोग जब इसमें बात करेंगे विभव मापी में, तो हम इसके सिद्धांत पे बात करेंगे कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है जो पोटेंशियोमीटर विभव मापी, इसका बनावट क्या है। फिर हम देखेंगे इसका दोनों अनुप्रयोग देखेंगे। अनुप्रयोग में हम लोग बात करेंगे कि किस कैसे विभव मापी की मदद से हम दो सेल के ईएमएफ की तुलना कर सकते हैं। दूसरा अनुप्रयोग हम लोग पढ़ना है कि कैसे हम किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। और अंतिम में हम लोग बात करेंगे कि विभव मापी को आदर्श वोल्ट मीटर भी कहा जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि किस लिए विभव मापी को आदर्श वोल्ट मीटर कहा जाता है। जब हम लोग इसके बनावट पे ध्यान देंगे तो इसको बात करेंगे। फिलहाल हम लोग बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं सिद्धांत से कि विभव मापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सिद्धांत है कि किसी समरूप तार के किसी भाग के दोनों सिरों के बीच विभवांतर उस भाग के लंबाई के समानुपाती होता है। कहने का मतलब है, मान लें अगर एक तार है और तार भी कैसा होना चाहिए, समरूप, यानी उसकी मोटाई एक समान होनी चाहिए, उसका थिकनेस एक समान यहाँ से वहां तक, उसकी लंबाई की क्रॉस एक जैसा होना चाहिए, कहीं भी ज्यादा मोटा नहीं, कहीं ज्यादा पतला होना चाहिए। एक जैसे मोटाई का, एक जैसा मोटाई का तार लेना है, सिर्फ उसी के लिए ऐसा बात सही है। अब इसका क्या खासियत है, इसको हम लोग देखते हैं। इसके किसी भी दो एक पोर्शन को, एक भाग का बात करते हैं, मान लेते हैं इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी, तो पोर्शन ए बी, उसका भाग हो गया ए बी। तो ए बी के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर, यानी ए और बी के बीच का विभवांतर वी ए माइनस वी बी, विभवांतर क्या होगा, उस भाग के लंबाई के समानुपाती। अगर मान लें इसकी लंबाई एल है, तो इस विभवांतर को हम देखेंगे कि एल के समानुपाती होगा। अगर भाग बड़ा है तो विभवांतर भी ज्यादा होगा, अगर भाग छोटा है तो विभवांतर भी कम होगा। यही है इसका सिद्धांत। लेकिन शर्त क्या है, ऐसा तभी होगा, एक तो समरूप तार होना चाहिए, दूसरा शर्त है कि उस तार से प्रवाहित धारा स्थिर होनी चाहिए, यानी धारा का प्रवाह एक जैसा रफ्तार से होना चाहिए, एक जैसे दर से होना चाहिए, ना वेरिएबल, या बल्कि वेरिएबल नहीं होना चाहिए। इस बात को हम लोग गणितीय रूप में लिख सकते हैं, विभवांतर यानी v लंबाई के समानुपाती है, इसलिए प्रोपोर्शनल टू एल, शॉर्ट में इसको v लिख दिए, प्रोपोर्शनल टू एल। जैसे हम इसके चिन्ह को हटाएंगे, समानुपाती का चिन्ह हटा के बराबर का चिन्ह आएंगे, तो v बराबर के एल, के कांस्टेंट है। इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि कैसे v प्रोपोर्शनल टू एल है। अगर इसके रीजन में जाना चाहे, इसके कारण में, तो हम देखते हैं कि ओम का नियम होता है v बराबर आई आर, और आर के बारे में हम लोग जानते हैं कि आई आर होता है रो एल बाय ए। तो भी आई, चूंकि यहां हम कह रहे हैं कि धारा स्थिर है, यानी कांस्टेंट हो गया। प्रतिरोधकता जब एक ही तार है तो पदार्थ एक ही है,
इसलिए उसकी प्रतिरोधकता हमेशा समान होगी। ए सेम होगा इसलिए कि समरूप तार है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ से यहाँ तक सेम होगा, एक समान मोटाई है तो सब कुछ सेम है, तो भी निर्भर करेगा एल पर, इसका मतलब भी समानुपाती होगा एल के। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी भाग का विभवांतर, दोनों सिरों के बीच का विभवांतर उसके लंबाई के समानुपाती होता है। इसी बात का उपयोग करके हम लोग विभव मापी से सेल का ईएमएफ या सेल का आंतरिक प्रतिरोध मापेंगे। तो यही था इसका सिद्धांत। हम लोग आगे बात करेंगे इसके बनावट पर। अब बात करते हैं हम लोग विभव मापी के पोटेंशियोमीटर के बनावट पर। ध्यान देना कि इस पोटेंशियोमीटर को हम लोग पूरा नाम अगर लिखें तो लिखा जाता है स्टेज्ड वायर पोटेंशियोमीटर। हिंदी में बोलेंगे तो तन्य स्टेज तन्यता विभव मापी। दरअसल इसमें एक, जैसे कि मीटर बीच में हम लोग फिक्स 1 मीटर लंबाई के 1 मीटर लंबाई का तार लिए थे, लेकिन पोटेंशियोमीटर में लंबाई 3-4 मीटर से लेकर के 10 मीटर तक हो सकता है। एक लंबा तार लिया जा सकता है, 10 मीटर लंबा तार तक भी लिया जा सकता है। अब तार कैसे लेना है, 10 मीटर तक अगर लेना भी है तो हम लोग क्या करेंगे, अल्टरनेट इस तरह का वायर देंगे और पैरेलल वायर देंगे। एक लकड़ी के फ्रेम पर, वुडन फ्रेम पर एक पैरेलल वायर इस तरह का ले लेंगे और इसको एक कंप्लीट वायर बनाने के लिए इसके अल्टरनेट किनारे को, एकांतर किनारे को हम लोग मेटालिक कॉन्टैक्ट से जोड़ देंगे। हल्का सा मेटल का कॉन्टैक्ट बना देंगे ताकि वायर एक जैसा हो जाए। अल्टरनेट, अगर एक बार इधर तो अगला सिरा इधर जोड़ना है, मेटल से जोड़ना है, धात्विक स्पर्श। फिर इसी तरह इधर भी। तो इस तरह से अब हम इसको रियलाइज कर सकते हैं कि एक बहुत लंबा तार हो गया। इसको नाम दे दें ए बी। अब ए बी पूरा एक कंप्लीट वायर बन गया। तो क्या क्या किया हम लोग इसमें कि पैरेलल वायर्स लिए थे, 3-4 या 5-6 जितने भी ले सकते हैं, 1-1 मीटर का भी ले सकते हैं, जैसा अपने हिसाब से ले सकते हैं, अपने सुविधा के हिसाब से। और इसको एक लंबा तार बनाने के लिए उसके एकांतर सिरे को, अल्टरनेट किनारे को मेटालिक कॉन्टैक्ट, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेटालिक कॉन्टैक्ट। हिंदी में बोलेंगे धात्विक स्पर्श। कुछ इस टाइप का सोल्डरिंग वाला जो आयरन आता है उसको लेकर के इस तरह से जोड़ दिया जाता है बस। अब पूरा लंबा वायर जब हो गया तो इसमें एक सेल, एक स्विच, जैसे मीटर बीच में था एक सेल रहेगा, बी मान लेते हैं बैटरी, एक स्विच के और एक रेयोस्टेट रहेगा। एक बैटरी, एक स्विच और एक प्रतिरोध जो है रेयोस्टेट, इसको कहेंगे परिवर्ती प्रतिरोध। हिंदी में इसको रेयोस्टेट, इंग्लिश में कहेंगे, हिंदी में परिवर्ती प्रतिरोध, यानी जिसका रेजिस्टेंस, प्रतिरोध परिवर्तन करता हो, बदलता हो। अब परिवर्ती है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इस बात के लिए यहाँ पे एक एरो दिया रहेगा। अगर हम चाहे तो इस रेजिस्टेंस को इस तरह से भी दिखा सकते थे। अब इसको मूव करा के रेजिस्टेंस अगर इधर कराते हैं तो लेंथ घटता है, रेजिस्टेंस घट सकता है, इसको ले जाएंगे इधर तो बढ़ जाएगा। तो अलग अलग तरीका है रेजिस्टेंस दिखाने का। तो क्या क्या हो गया हम लोग के पास स्ट्रक्चर्स के कंस्ट्रक्शन में, ए से बी तक हम लोग वायर दिए थे, पैरेलल वायर से लेके मेटालिक कॉन्टैक्ट से जोड़ दिए और इसके साथ इस तीनों को जो जोड़े, बैटरी, स्विच और इस रेजिस्टेंस को, इसको हम लोग कहते हैं ड्राइविंग सर्किट। जो उस पोटेंशियोमीटर को ड्राइव करेगा, चलाएगा।
रेजिस्टेंस इसीलिए लिया गया है ताकि इस ए बी के अक्रॉस एक फिक्स पोटेंशियल डिफरेंस बना रहे। एक्सपेरिमेंट के दौरान, प्रयोग के दौरान इस ए बी तार के बीच एक समान पोटेंशियल डिफरेंस बना रहे, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहे, इसके लिए रेजिस्टेंस आता है। जिससे अगर घट गया रेजिस्टेंस तो हम इसको एडजस्ट करके बढ़ा के या घटा के, अगर पोटेंशियल डिफरेंस घट गया या बढ़ गया तो इसको हम एडजस्ट करके यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को फिर से उसी जगह मेंटेन कर सकते हैं जहां से हम शुरुआत किए थे। यहाँ पे बैटरी के बारे में बात करेगा तो बैटरी स्ट्रॉन्ग बैटरी। अब स्ट्रॉन्ग बैटरी कहने का क्या मतलब है? स्ट्रॉन्ग बैटरी कहने का मतलब है कि इसके मदद से, इसको पोटेंशियोमीटर कह रहे हैं, इसके मदद से हम जिस सेल का, जिस बैटरी का ईएमएफ के बारे में पढ़ने जाएंगे या मेजरमेंट करेंगे, उसके ईएमएफ के बारे में जानेंगे या उसके आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे, उसका ईएमएफ इसके तुलना में बहुत कम होगा। यानी इसका ईएमएफ जिस सेल के ईएमएफ को हमको मेजरमेंट करना है उससे ज्यादा है, इसलिए हम इसको कहेंगे स्ट्रॉन्ग बैटरी। जैसे अगर मान लिया जाए कि हम अगर किसी 1.5 वोल्ट के बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध जानना चाह रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर जानना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पर 2 वोल्ट या 3 वोल्ट, 2.5 वोल्ट कुछ इस तरह का बैटरी लगाएंगे जो इसके तुलना में जिसका ईएमएफ ज्यादा हो। इसीलिए इसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग बैटरी। जिससे जिसका ईएमएफ जानना है, जिसके लिए मेजरमेंट करना है, उसके तुलना में इसका ईएमएफ ज्यादा होगा, इसलिए इसको बोल रहे स्ट्रॉन्ग बैटरी। शॉर्ट में इसको हम लोग ए बी तार सीधा इस तरह से दिखाएंगे, बाकी सेल स्ट्रॉन्ग बैटरी दिखा देंगे, स्विच दिखाएंगे, और रेजिस्टेंस इस तरह से दिखा सकते हैं, या हम इसको शॉर्ट में रेजिस्टेंस बना करके एक एरो दे देंगे जिससे पता चल गया कि वेरिएबल रेजिस्टेंस है। तो डिटेल फिगर हो गया। और उसका शॉर्ट में फिगर जब हम वर्किंग देखेंगे, जब उसका एप्लीकेशन देखेंगे, तो हम देखेंगे वहां पे इतना लंबा चौड़ा फिगर नहीं बना करके शॉर्ट में इस तरह से पोटेंशियोमीटर को दिखाएंगे। दिमाग रखना है कि वायर ए बी इस टाइप का स्ट्रक्चर है। और अब बात करते हैं जो इसमें हिडन है, जो नहीं दिख रहा है, इसमें एक जैसे मीटर ब्रिज में एक जॉकी वायर होता था, उस तरह का यहाँ भी एक जॉकी वायर रहेगा जिसमें गैल्वेनोमीटर जुड़ा रहेगा। जिससे हम करंट का परजेंस पता कर सकते हैं। और स्पेशल इस जॉकी वायर के वायर को मूव करा के गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन को 0 करेंगे, गैल्वेनोमीटर का विक्षेप 0 कर देंगे, उससे प्रवाहित धारा नहीं होगा, तो हम एक नल पॉइंट को ढूंढ लेंगे इसके मदद से। तो अगला देखते हैं इसका आगे इसका एप्लीकेशन, इसका प्रयोग क्या है। अब हम लोग बात करते हैं विभव मापी का उपयोग। जैसा कि हम लोग पहले बात कर रहे थे कि विभव मापी के उपयोग से 2 सेल के ईएमएफ की तुलना कर सकते हैं या किसी एक सेल के आंतरिक प्रतिरोध को माप सकते हैं। तो हम लोग फिलहाल बात करते हैं कि विभव मापी के उपयोग से किस तरह 2 सेल के ईएमएफ की तुलना की जाती है। तो विभव मापी के उपयोग से करने के लिए फिगर में विभव मापी दिखाया हुआ कंस्ट्रक्शन में याद होगा, जिसको हम लोग शॉर्ट में यहाँ लिखा है सिंपल में। ए बी वायर था और ड्राइविंग सर्किट यानी स्ट्रॉन्ग बैटरी, स्विच और परिवर्ती प्रतिरोध जिससे ए बी के बीच विभवांतर को मेंटेन रखा जा सके। अब जिस 2 सेल को जोड़ना है, जिस 2 सेल के ईएमएफ की तुलना करनी है, हम लोग उसको कैसे जोड़ेंगे, प्रयोग कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखते हैं लोग अरेंजमेंट क्या करना है। दोनों सेल के धनात्मक सिरे को एंड ए से, सिरा ए से जोड़ेंगे। मान लेते हैं एक सेल जिसका ईएमएफ E1 है और दूसरा सेल जिसका E2 है, उसका भी धनात्मक सिरा ए से ही जाकर जुड़ेगा। अब रहा दूसरा सिरा कहां जाएगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अरेंजमेंट व्यवस्था उसके लिए रहेगा, या तो हम दोनों के लिए अलग अलग स्विच दे दें और इसको फिर जॉकी वायर जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा है उसको जोड़ दें, और दोनों स्विच को K1 और K2 को एक एक करके जोड़कर या तो हम E1 से कनेक्शन कर सकते हैं, सेल E1 से पहले सेल से कनेक्शन करने के लिए K1 को जोड़ेंगे, उस समय K2 ओपन रहेगा, खुला रहेगा,
और जब हमको E2 से कनेक्शन करना होगा तो हम K2 को जोड़ देंगे, K1 को ऑफ कर देंगे। तो एक एक करके हमको दोनों सेल को जोड़ना है। इसी व्यवस्था को ऐसे भी पा सकते हैं, दो अलग अलग स्विच के जगह हम एक टू वे स्विच इस तरह से समझने के लिए इस तरह का सिंबॉलिक डायग्राम, सांकेतिक इस तरह से जोड़ सकते हैं। अब इसमें क्या अरेंजमेंट की एक तार रहेगा, अगर इधर है तो तार E1 से जुड़ जाएगा, E2 ओपन सर्किट रहेगा। अगर इस तार को उठा के इधर जोड़ देंगे तो इधर खुल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग टू वे स्विच इस तरह से, तो 3 सर्कल दिख रहा है टर्मिनल, इसको टू वे स्विच कहते हैं। इस टू वे स्विच की मदद से हम जब चाहे E1 जोड़ेंगे, जब चाहेंगे E2 जोड़ देंगे। अब प्रयोग कैसे शुरू करना है उसको देखते हैं। मान लेते हैं जब E1 जुड़ा है, जब हम E1 को जोड़ेंगे तो उदासीन बिंदु, यानी हम लोग को प्रयोग क्या करना है, इसको जोड़ने के बाद इस जॉकी वायर को यहां से चलाना है और तब तक एक ऐसा पॉइंट खोजना है जिसके लिए यहाँ करंट 0 दिख रहा है, यानी उदासीन बिंदु। इस तरह से उदासीन बिंदु लोग ढूंढ लेंगे। तो मान लेते हैं कि जब E1 जुड़ा है तो उदासीन बिंदु किनारे A से L1 दूरी पर है। उसी तरह जब हम प्रयोग करेंगे, जब हम इधर से कनेक्शन हटा के E2 को जोड़ेंगे, फिर हमको एक नया नल पॉइंट खोजना होगा E1 के लिए, जहां L1 पे मिलेगा, मान लेंगे E2 में कहीं L2 पे मिलेगा। अब इसके बाद क्या करना है, तो E1 पर नल पॉइंट अगर मान लेते यहाँ पर है L1 दूरी पर। अब इसका क्या मतलब इसको समझते हैं। यहाँ नल पॉइंट करने का मतलब यहाँ करंट 0 हो गया। करंट 0 होने का मतलब है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच, यानी बैटरी का ऋणात्मक सिरा और उदासीन बिंदु के बीच कोई भी विभवांतर नहीं है। क्योंकि अगर विभवांतर होता तो धारा प्रवाहित होती। क्योंकि धारा नहीं है, विक्षेप गैल्वेनोमीटर का विक्षेप शून्य है, धारा शून्य दिखा रहा है। इसका मतलब है कि इस टर्मिनल का, इस ऋणात्मक सिरा का और उदासीन बिंदु का विभव सेम हो गया, विभवांतर नहीं रहा। और फिगर से क्लियर है, धनात्मक सिरा डायरेक्ट A से जुड़ा है, इसलिए धनात्मक सिरा और A का विभव सेम होगा। अब हम कह सकते हैं कि इसके सिरे के बीच का विभवांतर और L1 दूरी के क्रॉस, यानी A और उदासीन बिंदु के बीच का विभवांतर सेम होगा। जब इसका सेम, इसका सेम, तो जो विभवांतर यहाँ है वही विभवांतर यहाँ होगा। सेल के E1 के बीच का विभवांतर, तो सेल का विभवांतर, सेल के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर EMF होता है, तो E1। अब इस A से उदासीन बिंदु N के बीच विभवांतर क्या होगा, तो विभव मापी के सिद्धांत में हम लोग देखे थे V बराबर KL, यानी अगर लंबाई L है तो उसके क्रॉस जो विभवांतर होगा V K इंटू L होगा, K कांस्टेंट था। तो यहाँ पर इस L1 के संगत विभवांतर हो जाएगा KL1। फिर से हम लोग बात कर ले, क्योंकि यहाँ पे धारा शून्य है तो जो विभव यहाँ है वही विभव यहाँ है, यहाँ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो जो विभव यहाँ है वही विभव A पर है। तो इसके बीच जो विभवांतर है, मतलब वही विभवांतर A और N के बीच भी होगा। इसके बीच का विभवांतर E1 है, इसके बीच का विभवांतर L1 के लंबाई के संगत विभवांतर विभव मापी के सिद्धांत से KL1 होगा। तो हम लोग को समीकरण मिला E1 बराबर KL1। सेम प्रयोग जब हम करेंगे, अगला प्रयोग जब हम इधर ने जोड़ करके E2 के साथ जब जोड़ लेंगे तो मिलेगा E2 इज इक्वल टू KL2। ध्यान देना है, L1 नल पॉइंट है जब E1 जुड़ा है, L2 नल पॉइंट है जब E2 जुड़ा है। अब हम लोग इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो K और K कैंसिल होके L1 बाय L2 इक्वेशन बचेगा। इक्वेशन हम लोग के पास तैयार है और हम एक्सपेरिमेंट से, प्रयोग से L1 L2 देख लेंगे। अगर L1 बड़ा है इसका मतलब पहले सेल का EMF बड़ा है, अगर L2 बड़ा होगा यानी दूसरे सेल के लिए अगर नल पॉइंट ज्यादा दूरी मिलेगा तो इसका मतलब होगा कि उस दूसरे सेल का EMF ज्यादा होगा। तो नल पॉइंट हम लोग देख लेंगे किसके लिए ज्यादा दूरी पर है, उसका EMF ज्यादा होगा।
जिसके लिए कम दूरी पर है ईएमएफ कम होगा। इस तरह से हम लोग प्रयोग से दो अलग अलग सेल के ईएमएफ की तुलना उसके नल पॉइंट की स्थिति को देख के कर सकते हैं। फिर अगर हम मान लें कि एक सेल का ईएमएफ हम लोग को पहले से पता है, एक ऐसा सेल हम लोग लगाए जिसका ईएमएफ हमको पता है, और एक सेल का ईएमएफ पता करना है, एक पता है, एक ज्ञात है और एक अज्ञात है। तो इस समीकरण की मदद से हम लोग मान लेते हैं कि E1 को ज्ञात करना है और E2 ज्ञात है। तो E2 अगर ज्ञात है तो E2 का वैल्यू यहाँ रखेंगे, L1 और L2 प्रयोग से निकाल लेंगे और सब जब पता चल जाएगा तो इस समीकरण को सॉल्व करके हम E1 को भी ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से पहला उपयोग विभव मापे के प्रयोग से या तो हम दो सेल का ईएमएफ कर दें और अगर एक सेल पता है ईएमएफ तो दूसरे सेल का ईएमएफ भी ज्ञात कर सकते हैं।